हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रणाली शर्मा क्लासेस। और हम आज हमारे इस लेक्चर में क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो कि आपकी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रहेगा, वो पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसके पहले कि हम ये लेक्चर स्टार्ट करें, मुझे आपसे ये बोलना है कि हम जो 8th क्लास तक पढ़ते आ रहे थे कि आपको रिटर्न क्वेश्चन आंसर्स मिलते थे, बुक में क्वेश्चंस रहते थे, आप मार्क कर लेते थे और उन्हें ही याद कर लेते थे, ठीक है। अब वो चीज़ यहाँ पर नहीं रहेगी। अब से आपको आपके खुद के नोट्स बनाना है, पूरा पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा पूरा चैप्टर आपको याद होना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया उसको रटने जा रहे हैं, बिल्कुल उसको रटा, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको समझना पड़ता है, जिसके लिए ऐसे लेक्चर्स ज़रूरी है जो आपको एक्चुअली में वो क्या है, पूरा बेसिक क्या है उस चीज़ का, वो समझा सके। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये एक भी वीडियो को आप स्किप ना करें या उन्हें जल्दी ना देखें, वरना आपके कुछ कंसेप्ट्स हैं जो रह जाएंगे और आपको एंड तक वो समझ में नहीं आएंगे। तो वीडियो पूरी देखें। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मैं आपको आपके जितने भी रिटर्न नोट्स हैं वो दूंगी। तो आप बीच में जब ये वीडियो स्टार्ट होती है तो उसके बाद में मैं इधर साइड में खड़ी रहूँगी, उस वक्त आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके ये जितने भी जो नोट्स मैं यहाँ पर लिखती हूँ वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता चलेगा कि अच्छा इस पैटर्न पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए और आगे भी ऐसे नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। अब हमारा पहला है क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट इज मैटर, ठीक है। हम शुरू से पढ़ते आए हैं, एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। बट हमने इस डेफिनेशन को डीप में नहीं समझा कभी भी कि एक्चुअली में मैटर है क्या। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये मार्कर है, मैंने इसे बोर्ड पर कुछ इस तरीके से रख दिया। अब इस मार्कर ने क्या करा है, इसकी इतनी इतनी जगह जो है वो घेर ली है, ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। और इसके अंदर मास है, मैं इसके अंदर कुछ वजन है, ठीक है, कुछ मटेरियल है इसके अंदर, तभी मैं इसे ऐसे ग्रैब कर पा रही हूँ, राइट। अगर ऐसा कुछ नहीं होता, अगर वैक्यूम होता, बिल्कुल सब चीज़ खाली होती, तो मैं उसे ग्रैब नहीं कर पाती। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम एयर का। एयर को आप पकड़ नहीं सकते हैं अपने हाथों से, ठीक है, बट वो भी मैटर के अंदर ही आती है। कैसे आती है, जब हम बलून फुलाते हैं, ठीक है, उसके अंदर एयर ब्लो करते हैं, राइट। तो वो एयर जो है उसके कारण वो बलून का साइज बड़ा हो रहा है, मतलब एयर भी एक मैटर है, क्योंकि जब वो बलून के अंदर जा रही है तो बलून की उतनी उतनी जगह को क्या कर रही है, घेर रही है। इसीलिए एयर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मैटर, ठीक है। आपको क्वेश्चन आ जाए इज एयर मैटर और नॉट, तो आपको क्या लिखना है, यस इट इज, ठीक है। और उसका भी मास होता है। यदि आप एक पूरा फुला हुआ बलून और एक पिचका हुआ बलून को वेट करेंगे तो जो फुला हुआ बलून है उसका वेट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि बलून के अंदर जो एयर है उसके कारण बलून का वेट भी बढ़ा है और एयर ने उसके अंदर ऑक्यूपाई भी की है स्पेस, ठीक है। इसलिए एयर इज अ टाइप ऑफ मैटर। इसके एग्जाम्पल में लिख देती हूँ, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे वाटर, एयर, पेन, ईटीसी, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आर मैटर, ये सारी चीज़ें क्या है, मैटर है। आई होप आपको मैटर क्लियरली समझ में आया होगा। अगर नहीं आए तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, मैं वापस से उसे समझाने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट होता है कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब फिजिकल नेचर या फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम यहाँ पर क्या समझते हैं मैटर की, कि कोई भी हमने सामान लिया है, ठीक है, राइट। हम गए मान लीजिए कपड़े लेने के लिए, ठीक है, तो हम उसका क्लॉथ देखते हैं, उसकी कंपनी देखते हैं, उसका कलर देखते हैं, उसके बाद में कुछ चूज करते हैं हमारे लिए, राइट, कि क्या क्वालिटी है उसकी। तो ये हमने क्या देखी है, उसकी आउटर अपीयरेंस, उसकी बाहरी अपीयरेंस, कि वो बाहर से कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई उस चीज़ की। उसी तरीके से मैटर की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है कि वो किस चीज़ का बना है, राइट। अब हमने मान लीजिए बर्फ़ लिया है, बर्फ़ किस चीज़ का बना है, पानी का बना है, राइट। उसके बाद में यदि हम वो फुले हुए बलून की बात करें तो उसका जो बाहर का जो मटेरियल है वो क्या है, रबर है, इलास्टिक है, ठीक है। उसके अंदर एयर है, पानी नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती है मैटर की। अब इस मैटर के अंदर जो पहली प्रॉपर्टी है उसकी, वो क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। जितना हमको दिखता है सिर्फ उतना ही नहीं होता है, पूरा मैटर, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, मैटर है। एवरीथिंग फ्रॉम पेन टू अ रॉकेट, एवरीथिंग, ठीक है। अब क्या हो जाता है कि ये चीज जो है, सपोज मैंने एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लिया है,
ये ब्लॉक है एक लकड़ी का, ठीक है। अब हमको जो दिख रहा है वो तो इतना सा पीस है, राइट। अब क्या हो गया, ये छोटे 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 मिलियंस अरबों खरबों पार्टिकल्स का बना है। वो पार्टिकल्स हम हमारी नेकेड आईज से नहीं देख सकते, बट वो होते हैं उसके अंदर, राइट। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमने इसको भी कट करा है एक आरी से, ठीक है। तो जो दो पीस हुए हैं इसके यहाँ पर इस तरीके से, ये दोनों भी जलेंगे, सेम प्रॉपर्टी है उनके अंदर, तो दोनों लकड़ी है, ठीक है। पर उनके अंदर वो जो छोटे 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 जो बूरा रह जाता है लास्ट में, जो पाउडर रह जाता है वो लकड़ी का जो लास्ट में गिरता है जब हम उसको काटते हैं, तो क्या वो लकड़ी नहीं है? वो भी तो पार्टिकल्स है, पर वो हमको दिख रहे हैं। उन पार्टिकल्स के अंदर भी हजारों पार्टिकल्स है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि जब ये पार्टिकल्स सब एक साथ इकट्ठे हुए थे तभी तो ये ब्लॉक बना था लकड़ी का। तो यहाँ से हमें पता चलता है दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब इसके क्वेश्चन आंसर से कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा तो वो पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में मैं इसे समझाती हूँ। ओके, पॉज करके। हाउ विल यू प्रूव दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स? इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, इस तरीके से आ सकता है। आपको क्वेश्चन का मतलब जानने की ज़रूरत है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप ये कैसे प्रूव करेंगे कि मैटर पार्टिकल्स का बना होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपकी बुक में भी एक एक्टिविटी दी गई है, वही एक्टिविटी से हमने यहाँ पर ये आंसर लिया है दैट वी टेक सम वाटर इन अ बीकर, देन वी डिसॉल्व सम सॉल्ट और शुगर इन इट. We observe that the whole water gets salty or sweet after some time, which means that the particle of sugar or salt, there is salt, okay, salt or sugar have completely mixed with particle of water. अब यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि हमने एक बीकर में थोड़ा सा पानी लिया है, ठीक है, और उस पानी के अंदर हमने क्या करा, एक चम्मच शक्कर या नमक, कुछ भी हमारे हिसाब से, घोल दिया, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद में आप नोटिस करते हैं ये चीज़ कि वो सॉल्ट या शुगर, वो जो नमक या शक्कर जो आपने ली थी उसके अंदर घोलने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए, वो डिसअपियर हो जाती है, खत्म हो जाती है, राइट, उसके अंदर गायब हो जाती है। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि वो गायब हो रही है? उसका क्या रीज़न है कि पानी के बीच में कुछ कुछ स्पेसेस होती है, ठीक है। मतलब स्पेसेस होती है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होने चाहिए। यदि पूरा एक जैसा होता तो उनके बीच में स्पेस होना ही नहीं चाहिए था, पर उसके बीच में स्पेसेस है, मतलब वो पार्टिकल का बना है, ठीक है। अब हमने क्या करा, ये शुगर को उस पानी के अंदर हमने घोल दिया विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रॉड या कुछ भी स्पून आपके पास में जो है, ठीक है। हमने अब इसके अंदर इस पानी में उस शक्कर को घोल दिया है। कुछ टाइम के बाद में वो शक्कर जो है वो डिसअपियर हो गई। तो वो शक्कर, जो पार्टिकल्स थे उसके, वो शक्कर गई कहाँ, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पर ये जो पानी के अंदर जो स्पेसेस थी उसके बीच में शक्कर के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो थे, जो छोटे छोटे से दाने थे, स्पोर्स थे, वो क्या हो गए हैं, उसके बीच में जाकर के अपने आप को उन्होंने सेटल कर लिया है। मतलब पानी के पार्टिकल्स के बीच में शक्कर के पार्टिकल्स मिक्स हो गए हैं, वो उन खाली खाली जगहों पर जाकर फिक्स हो गए हैं, ठीक है। और इससे हम, मतलब ये हमको कंक्लूड कैसे होगा, हमें तो ये चीज़ दिख नहीं रही है, पर जब हम वो पानी के अंदर शक्कर मिलाते हैं तो वो पूरा पानी कुछ टाइम के बाद में स्वीट हो जाता है, मीठा हो जाता है, राइट। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में छोटी छोटी स्पेसेस होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड प्रॉपर्टी मैटर के पार्टिकल्स की ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। अब कितने छोटे होते हैं ये आपसे पूछ लिया जाएगा। अब डायरेक्टली वो साइज तो नहीं पूछेंगे, वो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे दैट हाउ विल यू प्रूव दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। तो उसके लिए भी एक एक्टिविटी है आपकी बुक में जिसके बेसिस पे हमने हमारा आंसर तैयार किया है और वही आपको आपकी कॉपीज में लिखना भी है, ठीक है। We take 5 beakers and pour 100 ml of water in each beaker and add 2 to 3 crystals of potassium permanganate. पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, एक केमिकल होता है, एक सॉल्ट होता है एक तरह का। जैसे आपने फिटकरी देखी है एलम, वो कैसी होती है, बिल्कुल एकदम ऐसी शाइनी चिकनी ऐसी होती है, बस उसको आप पर्पल कलर में इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। और उसको हमने थोड़ा सा तोड़ करके छोटे छोटे उसके क्रिस्टल्स बना लिए, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, तो वो हो जाता है पोटेशियम परमैंगनेट, ओके। ऐसी उसकी अपीयरेंस होती है, पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है, ठीक है।
and dissolve them. From first beaker we take 10 ml water and dissolve it in second beaker. We observe that water becomes purple. We repeat the same procedure with another 3 beakers. अब इससे क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि हमने 5 बीकर लिए हैं, पांचों के अंदर हमने क्या करा है 100 ml का पानी भर दिया है उनके अंदर, ठीक है। अब हमने 2 से 3 क्रिस्टल्स कुछ इतना पोटेशियम परमैंगनेट हमने लिया और पहले बीकर में उसको अच्छे से डिसॉल्व कर दिया। फिर उसके अंदर जो हमने पूरा डिसॉल्व कर दिया था उसके बाद में उसके अंदर से लिया हमने 10 ml और वो दूसरे वाले बीकर में जो पानी था उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। और ऐसा करके हमने क्या करा, आगे के जो 3 बीकर्स बचे हुए थे उनके अंदर भी सेम प्रोसीजर रिपीट करा। और अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, we observe that even the last beaker's water appears somewhat purple. This shows that there are millions of particles in 2 to 3 crystals of potassium permanganate. इससे क्या पता चलता है स्टूडेंट्स कि हमने ये जो एक्टिविटी करी है पूरी, कि हमने हमारा जो पहला बीकर था, ठीक है, उसके अंदर क्या करा 100 ml पानी ले लिया, ठीक है। उसके अंदर हमने 2 से 3 क्रिस्टल जो है पोटेशियम परमैंगनेट के डाल दिए, ठीक है। अब पोटेशियम परमैंगनेट के हमने जो क्रिस्टल्स डाले हैं, ठीक है, तो ये तो हमारा पहला बीकर हो गया। इसके अंदर क्या होगा, बहुत ज्यादा पर्पल कलर रहेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा पर्पल कलर रहेगा। मतलब क्या हो जाएगा अब के ये वाला जो था, यदि हम ये लें कि इसकी पोटेशियम परमैंगनेट की जगह हमने फूड कलर ले लिया है या होली का कलर ले लिया है, ठीक है ना, सेम कलर रहता है पोटेशियम परमैंगनेट और होली का जो कलर रहता है वो पर्पल वाला सेम कलर, ठीक है। अब वो लिया हमने, तो जो पहला बीकर था उसके अंदर तो बहुत ज्यादा गाढ़ा एकदम डार्क पर्पल कलर रहेगा, राइट। इसके बाद में हमने हमारे अगले बीकर में हमने 5 बीकर लिए हैं, तो ये सेकेंड बीकर में हमने क्या करा, इसके अंदर से 10 ml टेस्ट ट्यूब में, मतलब 10 ml हमने उसके अंदर पानी ले लिया, यही वाला पर्पल कलर का इसके अंदर से, ठीक है। अब इसके अंदर जो 100 ml पानी था उसके अंदर ये वाला पानी हमने डाल दिया। अब ये क्या हो जाएगा, ये भी समवट पर्पल हो जाएगा, राइट, क्योंकि हमने ये कलर्ड वाटर ही लिया है। अब सेम हमने ऐसा क्या करा 3 बीकर्स में और रिपीट कर दिया ये का यही प्रोसेस, ठीक है। अब ये एक और बीकर था, इसके अंदर इसका पानी लिया, तो ये इससे थोड़ा सा कम लाइट रहेगा, ठीक है, इससे थोड़ा सा कम लाइट रहेगा। अब इसके अंदर से वापस लिया, तो ये एक और बीकर के अंदर हमने लिया, ये भी थोड़ा सा, पर इससे कम लाइट ये रहेगा। और इसके अंदर से जब हमने हमारा लास्ट बीकर में लिया, उसके अंदर भी हमको थोड़ा बहुत पर्पल कलर तो दिखेगा, बट बहुत लाइट, पर वो कलर हमको दिखेगा जरूर, पर्पल कलर, लाइट पर्पल कलर, ठीक है। अब इससे हम क्या समझते हैं कि यहाँ पर तो ये इतना ज्यादा डार्क था, ठीक है, और यहाँ पर आते आते बिल्कुल बहुत कम डार्क रह गया है, ठीक है। तो वो जो 2 से 3 क्रिस्टल्स हमने इतने से थोड़े थोड़े से जो क्रिस्टल्स लिए थे उसके 2 से 3, ठीक है, उसे डिसॉल्व करा, तो उसके अंदर कितने सारे पार्टिकल्स होंगे आप एक बार ये सोचिए। क्यों, क्योंकि 5 बीकर हमने लगातार कंटिन्यूअसली उसके अंदर पानी एक के बाद एक डाला, पर भी लास्ट वाले में भी उसका कलर आ रहा है। मतलब वो 2 से 3 क्रिस्टल के अंदर कितनी ताकत है कि वो इतने सारे पानी को एक साथ पर्पल कर पा रहा है। हाँ, उनका जो क्या बोलना चाहिए हमें, उनका जो कलर है वो लाइट होते जा रहा है, बट कलर तो आ रहा है, राइट। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि वो 2 से 3 क्रिस्टल्स थे, उनके अंदर भी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स उनके अंदर थे, ठीक है। मतलब ढेर सारे पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कितने छोटे होते होंगे वो पार्टिकल्स, आप खुद इमेजिन कीजिए, राइट। सो हियर वी प्रूव दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ओके स्टूडेंट्स, अब मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद में हम पढ़ते हैं मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी भी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है जिन्हें हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मेनली पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, ठीक है। तो इसके अंदर से पहली है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। मतलब हमने ये पहले भी पढ़ लिया है, बट आप इसे लिखेंगे कैसे अपने आंसर्स में। इसका क्या मतलब है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ स्पेसेस होती है, ठीक है। तो अब वो कैसे प्रूफ करेंगे, अब जब हमने एक बीकर लिया,
ठीक है। उसके अंदर हमने 100 ml ऑफ वाटर ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या करा, उसके अंदर 1 स्पून सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में वो सॉल्ट डिसअपियर हो जाएगा और वो जो पूरा वाटर था पूरा सॉल्टी हो जाएगा, खारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि वो जो वाटर के अंदर, वाटर के जो पार्टिकल्स थे, ये ब्लू वाले को आप एज्यूम करिए कि ये है वाटर के पार्टिकल्स, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या करा, सॉल्ट को मिक्स करा जब, तो ये ब्लैक वाले जो डॉट्स हैं ये क्या है, सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं। तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस थी उसके बीच में क्या हो गए, ये सॉल्ट के पार्टिकल्स आके मिक्सअप हो गए। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा सेकेंड पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर का है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। यहाँ से हम क्या समझते हैं कि वो जो मैटर है उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मोशन में है, लगातार अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। Particles of matter possess kinetic energy, that is the energy possessed by any body by virtue of its motion। अभी यहाँ पर एक बहुत important term आया है काइनेटिक एनर्जी। इसको हमने अभी तक 8th क्लास तक इस तरीके से पढ़ा है कि हमें सिर्फ उसकी डेफिनेशन याद रहे, बट हमें उसका कंसेप्ट अभी तक नहीं पता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली में होती क्या है, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए हमने एक पैन लिया है छोटा सा पॉपकॉर्न बनाने के लिए, ठीक है। ये हमारा पैन है, इसके अंदर हमने पॉपकॉर्न के कुछ दाने डाल दिए, ठीक है। मक्का इसके अंदर हमने अभी डाल दिए। अब क्या हो जाता है कि ये अगर ठंडा है, हमने इसे गैस पर नहीं रखा है, तो क्या ये पॉपकॉर्न बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि हमने इसको अभी तक कोई एनर्जी नहीं दी है, ठीक है। किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, राइट। फैन चलाना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, अंधेरा है उजाला लाना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल या लाइट एनर्जी चाहिए, राइट। उसी तरीके से यदि इसको यहाँ पर पकाना है, पॉपकॉर्न बनाना है, तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, हीट एनर्जी की, ठीक है ना। हमें इसको गैस पे रखना पड़ेगा, ठीक है। हमने जैसे ही इसे गैस पे रखा, थोड़े टाइम के बाद में क्या होगा, ये पॉपकॉर्न अपने आप ही ऐसे उचक उचक के बाहर आ जाएंगे पैन से, राइट। तो जब तक इसको हमने गर्म नहीं किया, इसके अंदर उचकने की या मूव करने की जो ताकत है, जो एनर्जी है, वो नहीं आई थी, ठीक है। जैसे ही हमने इसे गर्म करा, जैसे ही इसे हीट करा, वैसे ही क्या हुआ, इसके अंदर एनर्जी आ गई और ये उचक के बाहर आ गया, ये उसी के अंदर पॉप करने लग गए, राइट। इस चीज को क्या बोलते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। कि जो पार्टिकल जितना ज्यादा गर्म रहेगा उसके अंदर उतनी ज्यादा मोशन करने की ताकत रहेगी। मतलब यहाँ से हम क्या समझते हैं, दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोशन। मतलब जिसके अंदर जितनी ज्यादा गर्मी रहेगी, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगी, ठीक है। आप काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी भी बोल सकते हैं। हीट एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा उसके अंदर मोशन रहेगा। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि जब मम्मा सब्जी बनाते रहते हैं, उसके अंदर मटर डालते हैं, तो वो थोड़े जब गर्म हो जाते हैं उसके बाद में एकदम से ऐसे पॉप आउट हो जाते हैं, ठीक है ना। मसाला या गर्म तेल एकदम से बाहर उछलता है। क्यों उछलता है, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसीलिए उसके अंदर इतनी ताकत हो गई है कि वो मूव कर सकता है। तो अब आई थिंक कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है उतना ज़्यादा मोशन होगा। और काइनेटिक एनर्जी से यहाँ पर क्या मतलब है कि उस बॉडी के अंदर या उस पार्टिकल के अंदर या उस मटेरियल सब्सटेंस व्हाटएवर उस चीज़ के अंदर कितनी ज़्यादा गर्मी है उतना ज़्यादा मोशन है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स है इसी बेसिस पे कि अ लिट इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक से यहाँ पर क्या मतलब है, अगरबत्ती जो हम भगवान को लगाते हैं, ठीक है। इंसेंस स्टिक बोला जाता है उसे इंग्लिश में। अ लिट इंसेंस स्टिक्स फ्रेग्रेंस कैन बी इजीली स्मेल्ड बिकॉज इट possess काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू विच इट्स पार्टिकल्स कैन मूव टू अ लॉन्गर डिस्टेंस। का मतलब क्या है कि एक जली हुई अगरबत्ती लेना और एक बुझी हुई अगरबत्ती लेना, आपको किसकी खुशबू ज़्यादा दूर से स्मेल करने में आ जाएगी, ऑब्वियसली जो जली हुई है उसकी, है ना।
बुझी हुई की नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो अभी ठंडी है। हमने जैसे ही उसे जलाया, उस इंसेंस स्टिक का जो ऊपर का जो जला हुआ हिस्सा है, ठीक है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स है उनको क्या मिली? काइनेटिक एनर्जी मिली, उनको गर्मी मिली, और उस कारण से उसकी जो खुशबू है वो ज़्यादा दूर तक जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। Why can we smell the fragrance of a lit incense stick? Okay? Next आता है a drop of ink mixes itself with the water on its own. अब हमने क्या करा है कि मतलब ठंडा जो है उसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी तो है, बस उसे कुछ मीडियम की ज़रूरत है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने कटोरी में पानी लिया, उसके अंदर क्या करा, 1 या 2 ड्रॉप हमने इंक के डाल दिए और उसको 3 से 4 घंटे के लिए रख दिया। ठीक है, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे 3 से 4 घंटे के बाद में कि ऑटोमेटिकली वो पूरा पानी जो है वो ब्लू हो गया है बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द इंक। के आपने इंक कौन से कलर के लिए? ब्लू कलर के लिए। तो पूरा पानी अपने आप, बिना हमने उसको डिसॉल्व नहीं किया, सिर्फ डाल के रख दिया, तो भी वो 3 से 4 घंटे के बाद में पूरा ब्लू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इंक के पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी है जिसके कारण वो खुद मूव कर सकते हैं। Okay, now our next example is the aroma of hot sizzling food reaches to a longer distance than that of cold food. ठीक है, अब क्या होता है कि मम्मा जब शाम को या सुबह खाना बनाते रहते हैं, उस वक्त जब वो खाने में तड़का लगता है या वो खाना गर्म रहता है, उस वक्त क्या होती है, उसकी खुशबू हमें दूर तक आती है, राइट? तो यहाँ से भी क्या पता चलता है कि गर्म चीज़ें जो रहती है, जिनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहती है, उनकी खुशबू या स्मेल, फ्रेग्रेंस जो भी है, वो ज़्यादा दूर तक जाती है बजाय के ठंडी चीज़ों के या ठंडे खाने के। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर इज दैट पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अब ये चीज़ें हम जो देखते हैं, हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये पार्टिकल, मान लीजिए ये पेन है, इसके पार्टिकल्स एकदम से पूरे खुल के बिखर क्यों नहीं गए? ऐसा क्यों नहीं होता है कि एक मटेरियल जो है वो पूरा बाउंड अप है, वो हमको कंप्लीट दिख रहा है कि हाँ ये मटेरियल है, उसके पार्टिकल्स बिखर क्यों नहीं जाते हैं? उसका ये रीज़न है कि उसके पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन देम बेस्ड ऑन देयर स्टेट। यहाँ पर स्टेट से क्या मतलब है? सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। ठीक है, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कितनी ताकत उनके बीच में रहेगी, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? उनके स्टेट पर, कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। टू कट अ पीस ऑफ वुड इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी देन टू कट थ्रू वाटर। ठीक है, अब हमने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया है, हमें उसे काटना है, तो उस आसानी से ऐसे हाथ उसके आर पार नहीं चले जाएगा, है ना, हमको एनर्जी लगेगी उसको काटने के लिए। ठीक है, वहीं यदि हम पानी की बात करें तो पानी के आर पार हम आसानी से हमारा हाथ ऐसे क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, नल चालू करके पानी आराम से हम ऐसे क्रॉस कर सकते हैं। वहीं अभी एयर है, ठीक है, तो एयर के अंदर हम हमारा हाथ आसानी से घुमा पा रहे हैं। तो ये क्या रीज़न है कि अलग अलग चीज़ों को काटने के लिए, तोड़ने के लिए अलग अलग एनर्जीज की ज़रूरत पड़ती है। उनके बीच में जो मौजूद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है रीज़न। ठीक है, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो मटेरियल उतना ज़्यादा कड़क रहेगा। ठीक है, इसीलिए सॉलिड में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है, लिक्विड में सबसे कम एनर्जी लगती है और गैस में कोई एनर्जी नहीं लगती है टू कट थ्रू देम। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हमारे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि है सॉलिड, लिक्विड और गैस। उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, 8th क्लास तक पढ़ते आए हैं, बट कुछ नए कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें स्टूडेंट्स। एंड इफ़ यू लाइक माई दिस वीडियो, दिस लेक्चर, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।